स्वागत है आपका मार्केट लीडर में और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं चंद्रेश निगम, एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ। स्वागत है आपका चंद्रेश इस कार्यक्रम में। थैंक यू। इस समय लग रहा है बाजार में कि जब ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे वित्त मंत्री स्थिति को काबू में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और शायद कामयाब हो जाएंगे, तो रुपए ने अचानक झटका देना शुरू किया और ऐसा लग रहा है कि अचानक से हम एक ग्लोबल तूफान की चपेट में आ गए। मई के बाद से सारे ग्लोबल मार्केट्स, अगर आप इक्विटी मार्केट्स देखिए, बॉन्ड मार्केट्स देखिए, सब में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। और ये सिचुएशन जब तक क्लैरिफाई नहीं हो सकती या क्लियर नहीं होएगी, जब तक फाइनल डिसीजन की टेपर पे क्या होगा, चलते रहने की उम्मीद है। लेकिन बाजार ने अंदाज़ा लगा के ही इतनी सेलिंग देख ली है। खुद यूएस में जो बॉन्ड के यील्ड्स हैं वो करीबन 2.9%, 3% तक पहुंच गए थे 10 साल के, और हमारे यहाँ से भी डेट से काफ़ी पैसा निकल चुका है पहले से, अब इक्विटी से भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो जब वाकई अनाउंसमेंट होगी, क्या और निकलेगा या पूरा अंदाज़ा पहले ही है? आई थिंक अंदाजन मेरे हिसाब से 50-60% जो होती है सेलिंग एक इवेंट को एंटिसिपेट करके ही हो जाती है। और जो आपने कहा सही बात है कि डेट मार्केट्स में जो पैसा आया, काफ़ी पैसा जो इस साल आया, काफ़ी उसमें से निकल भी गया है। पर एक जो इशू है जो कि पूरा ग्लोबल मार्केट्स में सारे रिस्क एसेट्स जिस तरह से प्राइस होते हैं वो यूएस बॉन्ड कर्व के हिसाब से होते हैं। तो अगर 160 जो रेट था लो करीब 6-8 महीना पहले, और आज का रेट जो ऐसे आपने कहा 2.9% आ गया है, इससे पूरे बाजार में सारे एसेट क्लासेस, सारे रिस्की एसेट्स में रिवैल्यूएशन हो गया और सब गिर गए हैं। नाउ अगर ये रेट 290 और 3 के आसपास रहता है तो शायद ये सब मार्केट्स में स्टेबिलिटी आ जाएगी। पर अगर सही में टेपर आता है और ये यील्ड 3% के ऊपर चली जाती है तो फिर अगेन वी विल सी सम डाउनसाइड। लोग फिर से आके जो है कंपेरेबल जो रिस्की एसेट्स है, जिसको कि इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी बोलिए या इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स बोलिए, तो फिर से उसमें एक राउंड बिकवाली का आ सकता है। लेकिन अमेरिका से जो आंकड़े आ रहे हैं वो मिक्स से हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और इकोनॉमी वहाँ जिस तरह से रिवाइव हुई है काफ़ी हद तक इन स्टिमुलस की वजह से ही हुई है। अक्टूबर में फिर वहाँ पे डेट सीलिंग को लेकर के कांग्रेस और सरकार में खींचतान होने वाली है। ऐसी स्थिति में क्या वाकई आपको लगता है कि वहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स और ऊपर जाएंगी, लोग इतना एक बुलिश मूड रखेंगे? क्योंकि पिछले दिनों में अब लोग वहाँ पे बॉन्ड बेच के इक्विटी ले रहे हैं, पर क्या ये प्रोसेस आगे चलेगा? हाँ, तो ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है। लास्ट 15 दिनों में अगर आप देखिए, इनफ बहुत कमेंटेटर्स, बहुत इकोनॉमिस्ट लोग बात कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व ने शायद ये जो स्ट्रेंथ है यूएस इकोनॉमी की थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर ली है, और स्ट्रेंथ इतनी रियली में है नहीं। और दूसरे ये जो इंटरेस्ट रेट वहाँ पे बढ़ गया है, जैसे कहा एक 1.6% से 2.9% आ गया है, तो इसका भी थोड़े टाइम के बाद एक नेगेटिव इम्पैक्ट होएगा उनकी ग्रोथ रेट्स पे। तो ये काफ़ी डिस्कशन का पॉइंट है कि क्या थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में यूएस इकोनॉमी की जो ग्रोथ फेडरल रिजर्व सोच के बैठा है वो रियली में होगी। अगर नहीं होगी तो हो सकता है कि टेपरिंग ना हो या उतनी ना हो जितना बाजार अंदाज़ा लगा के बैठा है। और अगर ऐसा एक व्यू बनता है और फेड का भी ऐसा ही व्यू बनता है, वो सितंबर की उनकी पॉलिसी में हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अगर वो लगे बाजार को कि टेपरिंग नहीं हो रही है या टेपरिंग कम हो रही है या ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कम हो रही है, तो आई थिंक वो हम लोग के लिए इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। इक्विटी मार्केट से जो पैसे निकले हैं वो टेपरिंग की वजह से निकले हैं या रुपए को बचाने के लिए जो हमने कदम उठाए उसकी वजह से निकले? अगर सरकार 11 और 12% पे मार्केट से पैसे उठाने लगे, जैसे किस समय उठा रही है, तो उससे क्या एफआई वापस लौटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सो दोनों चीज़ें हैं। सो एक तरफ तो प्रॉब्लम है कि भाई ग्लोबली मार्केट इस तरह का हो गया है कि पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकल रहा है, वो तो हमने लास्ट 3 महीने से देखा है। दूसरी प्रॉब्लम हो गई है हमारे ग्रोथ की। हम अभी इक्विटी मार्केट्स अगर देखा जाए तो आगे की ग्रोथ को वैल्यू देते हैं, और वो ग्रोथ क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, क्योंकि कई कॉरपोरेट बैलेंस शीट जहाँ पे फॉरेक्स डेट है उनके बैलेंस शीट पे इफेक्ट होएगा, उनके P&L पे इफेक्ट होएगा, अर्निंग्स के ऊपर अगले 1-2 साल के लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उस वजह से भी मार्केट्स में उसका इफेक्ट है। और ये इफेक्ट 2 तरह से होगा। एक तरफ तो होगा कि आपकी अर्निंग्स ही ग्रो नहीं करेंगी या हो सकता है नीचे भी आ जाएं, और दूसरा जब बाजार में कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो वैल्यूएशन जो पी जिसको हम बोलते हैं या प्राइस टू बुक, वो मल्टीपल भी गिर जाते हैं। तो जो लोग एक टाइम पे एक स्टॉक को जो वैल्यूएशन देना चाहते हैं, अगर शॉर्ट टर्म कंपनी की परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं लगती है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है।
ये नॉर्मल मार्केट का तरीका है। जब शॉर्ट टर्म अच्छा दिखता है तो वो पी, सो एक तरफ अर्निंग भी बढ़ती है और दूसरी तरफ पी भी बढ़ता है। तो जिस तरह की शेयर जो है अपनी अर्निंग ग्रोथ से ज़्यादा भागते हैं, अभी वो उल्टे साइड में चल रहा है। कहने के लिए ये बात सही है कि दोनों साइड अगर आप देखिए ग्लोबली भी हमको, क्योंकि पैसा निकल रहा है, प्रॉब्लम है, और हमने इंटरनली जो हमारी कंडीशन है उस वजह से भी हम लोगों को रीज़न दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। बाजार पूरी तरह से रुपए पे नजर रखे हुए है, लेकिन क्या इस गिरावट में खरीदारी के मौके भी बन रहे हैं वाकई, या और कितना इंतजार करना चाहिए, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में, जहां हम एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ चंद्रेश निगम से बातचीत कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है कुछ एक खास सेक्टर्स पे, जैसे कि आप देखिए बैंक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, क्योंकि आरबीआई ने रुपए को रोकने के लिए जो कदम उठाए उसकी वजह से ये सेक्टर सबसे ज़्यादा पिटा है। क्या अब सब कुछ अंदाज़ा लग चुका है या अभी और गिरावट आनी बाकी है? कई सारे बैंकिंग स्टॉक, सरकारी बैंक अभी ऐसे हैं जो अपने बुक वैल्यू के 30% पे आ गए हैं। तो क्या बाजार ऐसा मान रहा है कि इनकी एनपीएज और रिस्ट्रक्चर्ड लोन की समस्या इतनी ज़्यादा है कि शायद इनमें बड़ा फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन करने की आगे ज़रूरत पड़ जाए, इनकी सॉल्वेंसी पे सवाल हो? ये सवाल तो बाजार ये कर ही रहा है। जो भाव है वो तो यही दिखा रहा है कि बाजार ये समझ रहा है कि बहुत बड़ा एनपीए प्रॉब्लम आगे है और उसकी वजह से इक्विटी की जो वैल्यू है वो उनकी बुक वैल्यू जितनी भी नहीं है। सो ये तो बाजार आपको बाजार का भाव ही दिखा रहा है ना। ये सही है कि गलत, ये तो वक्त बताएगा। पर हाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं रुपये के फॉल, जिस तरह से हम एनपीए के लिए सुन रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और हर बैंक के रिज़ल्ट ने भी दिखाया, जो फर्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट आए, और भी जो बात चल रही है कि भाई स्ट्रेस जो है कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स पे बढ़ने वाला है। क्रिसिल ने भी कुछ निकाला कि भाई कितने कंपनीज वो रेट करते हैं, उसमें से काफ़ी कंपनियों को कुछ परेशानी हो सकती है अपनी डेट सर्विसिंग में। तो ये सब चीज़ें शॉर्ट रन में तो बैंक्स के लिए नेगेटिव है ही। तो लेकिन सरकार अब काफ़ी कोशिश कर रही है एक साथ, जैसे हमने देखा कैबिनेट कमेटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ने करीबन 36 प्रोजेक्ट्स क्लियर किए, उसका असर दिखेगा? उसका असर इमीडिएटली तो नहीं दिखेगा। आपको क्या कर, देखिए आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बीच में फंसे हुए हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स ने और बैंक्स का पैसा लगा हुआ है, और उसको आपको चालू करना है। जब वो चालू हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ रिटर्न आना शुरू हो जाएगा या उसमें प्रोग्रेस दिखना शुरू हो जाएगा, तो ही आप नए इन्वेस्टर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। और रुपए को बचाने के लिए जो सबसे अहम कदम उठाया गया कि एफडीआई कई सेक्टर्स में खुला, उसका रिस्पांस अगर आप अभी देखें तो एविएशन में सिर्फ रिस्पांस है, हम कह सकते हैं, बाकी किसी सेक्टर में कुछ नहीं। सो अब आई थिंक एक तो थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों की काफ़ी ये पॉलिसी में फ्लिप फ्लॉप होता रहा है, इस वजह से हम लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टर को कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया नहीं है। दूसरा, अभी इलेक्शन का टाइम है तो अनसर्टेनिटी और भी ज़्यादा है। अगर आप 6 महीना 8 महीना पहले जब बाज़ार अच्छा भी चल रहा था, तब भी आप अगर बिजनेस से या बिजनेस कैप्टन से बात करते थे तो सब यही बोलते थे कि अभी हम कुछ नहीं कर रहे, इलेक्शन के बाद देखेंगे क्या पॉलिसी। लेकिन इलेक्शन के बाद अगर एक और कमज़ोर कोएलिशन आ गया तो? देखिए, वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कमज़ोर कोएलिशन हो या कोई भी कोएलिशन हो। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि अब हम लोग एक क्राइसिस के पास आ चुके हैं और अब एक्शन की बहुत ज़रूरत है। और ये एक्शन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ज़रूर ऐसे इस वक्त जबकि हेडलाइन सब बहुत नेगेटिव हैं तो लगता है कि ये शायद नामुमकिन है या ये नहीं होगा, पर अगर आप उसको ध्यान से देखिए तो 3-4 एजेंसीज़ को साथ में आके एक इंटेंशन दिखा के काम करेंगे तो इतना कोई, पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हुआ है, पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगे हैं। सो ऐसा क्या है जो हम यहाँ नहीं कर सकते हैं? तो आपको लगता है, मेरी उम्मीद है कि नई गवर्नमेंट जो भी आएगी, चाहे यही आए चाहे कोई भी आए, इसके बाद डेवलपमेंट उनके एजेंडा पे ज़रूर होगा। आपको लगता है 91 जैसी एक क्राइसिस की सिचुएशन है कि रिफॉर्म करने ही पड़ेंगे मजबूरी में? देखिए, 91 जैसी कंडीशन तो नहीं है, बट क्राइसिस सिचुएशन तो है ही है। अब हम लोग का एस्पिरेशन लेवल ऑफ यंगर जनरेशन उस वक्त इतना नहीं था, आज उनका एस्पिरेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, उनकी पेशेंस लेवल कम है। सो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि भाई एक क्राइसिस थी तब और एक परेशानी आज भी है। हम लोग अभी भी 5.5% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हाँ, करेंसी इज़ अंडर थ्रेट अभी, बट वो अगर आपका करेंसी डिप्रिशिएट कर जाती है तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट एक लेवल पे जाके मैच कर सकता है। तो एक जो बड़ी ग्रोथ के लिए जो पुश चाहिए, जो कि हमेशा इन्वेस्टमेंट से ही आती है, हर इकोनॉमी में ऐसे ही हुआ है,
वो हमको चाहिए, वो चालू होना ज़रूरी है। और इलेक्शन के पहले लेकिन हालत और ख़राब हो सकती है, क्योंकि अब फूड सिक्योरिटी बिल आ गया है और इससे आप सब्सिडी और ख़राब होते हुए देखेंगे। जो अब तक कोशिश की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हाँ, सो बिल्कुल सही बात है। सो आई थिंक ये इलेक्शन के पहले तक कि कुछ बहुत बड़ा एक्शन हो जाएगा इन्वेस्टमेंट्स में या ग्रोथ में या फिस्कल डेफिसिट में कुछ सुधार हो सकता है, वैसी गुंजाइश अब तो लगती नहीं है। फूड सिक्योरिटी की वजह से बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा इस साल, ऐसा भी मेरा मानना नहीं है, क्योंकि उसको रोल करने में हाँ हो सकता है। सो ये साल के नंबर्स, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि भाई वो 4.8% पे उसको कायम रखेंगे। मुश्किल ज़रूर आएगी क्योंकि ग्रोथ नहीं है, तो उनका जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी अफेक्ट हो रहा है। पर एट द एंड ऑफ द डे वो फिर हो सकता है एंड ऑफ साल के एंड में प्लान एक्सपेंडिचर जैसे उन्होंने लास्ट ईयर काटा था, इस बार फिर काट दे। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये इस साल के लिए अच्छी नहीं है। अगर ऐसा ही होता है जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप फिर से प्लान एक्सपेंडिचर काट देंगे, आप इन्वेस्टमेंट फिर से कम करेंगे, आप फिर से सब्सिडी पे खर्चा करेंगे, तो आपके जैसे फंड मैनेजर जब यहाँ बैठ करके अगले 2 साल का अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आपको लगता है कि खरीदारी बाकी करनी चाहिए? सो मेरे उसमें व्यू यही है कि अगला जो आप देखेंगे 2 साल या 3 साल का अगर आप व्यू लेंगे, मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें जो प्रॉब्लम में हैं थोड़ी सी उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट एकदम आ जाएगी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट उसके लिए कुछ स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए और कंसेंसस चाहिए जो कि उसको निकाल सकता है। दूसरा जो है वो है वैल्यूएशन के ऊपर। अगर आपको लगता है कि 2 साल में एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 13-14 जो साल चल रहा है इसमें ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है, और ये इन्वेस्टमेंट साइकिल को स्टार्ट करने में टाइम लगता है। अगर आप सब कुछ कर भी लेंगे तो भी उसके बाद 1 साल के बाद एक्टिविटी ग्राउंड पे दिखेगी। हाँ, जो प्रोजेक्ट आपके रुके हुए हैं उस पर ज़रूर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो जो चीज़ें जो होंगी वो परसेप्शन पे होगी, जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को आप बदल सकते हैं वो जल्दी बदला जा सकता है, पर एक्टिविटी ऑन द ग्राउंड उसमें टाइम लगता है। पर अगर गवर्नमेंट जो है इंटेंट दिखाती है और थोड़ा पॉलिसी एक्शन इंप्रूव करती है, कुछ बहुत ज़्यादा करने की भी नहीं, वो तो हम बात कर चुके हैं। हाँ। तो अब आप जब ये कह रहे हैं कि अगला 1 साल तो पॉपुलिज्म में जाएगा और उसके बाद अभी जो नुकसान करेंगे उसकी रिकवरी साल भर तो होगी नहीं, तो उस स्थिति में इकोनॉमी में रिकवरी इज नॉट एक्सपेक्टेड। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमी एज सच। अगर आप 5% के आसपास हैं तो मेरे ख्याल से 13-14 5% और 14-15 भी उसके आसपास ही होगा। उससे ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट इंप्रूवमेंट मुझे नहीं लगता है। और बुरा थोड़ा बहुत हो भी सकता है, पर आपकी जो सर्विसेज जो आपकी 60-65% ऑफ द इकोनॉमी है वो तो अच्छे रेट पे ग्रो कर रही है, तो बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और उस मामले में अगर आप देखें तो फिर जो 80% और 90% स्टॉक्स हैं बाज़ार में वो अब अपने 4 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लोज पे आ गए हैं। वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हो गए हैं। तो वो कौन से स्टॉक्स हैं और कौन से सेक्टर्स हैं या कौन सी थीम्स हैं, ये जानेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ चंद्रेश निगम। चंद्रेश, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि 80-90% स्टॉक अब इस लेवल पर आ गए हैं जहां इकोनॉमी पे कोई असर हो, कुछ भी हो, अमेरिका में या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ भी हो, उसके बावजूद भी आपको मौका दिखता है? हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो यहाँ से बिल्कुल नहीं गिर सकते, बट अगर आप उसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लीजिए, ये कंपनीज 10, 20, 15, 20 सालों से मार्केट्स में हैं, इनकी अपने सेक्टर में अच्छी पोजीशन है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, तो जब भी ये इकोनॉमी स्टेबल होती है मुझे ये मानना है कि ये सब कंपनियां काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। एक चीज़ जो हमको मार्केट में देखना चाहिए वो ये है कि काफ़ी सारी ये जो कंपनियां हैं इनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। अभी कुछ जैसे सेक्टर्स हैं, या कंज्यूमर हुआ या फार्मा हुआ या आईटी हुआ, उनका लोकल इकोनॉमी में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, पर ये जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं जिसमें बैंक्स भी आप जोड़ सकते हैं, रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं, ऑटो कंपनीज़ हैं, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है। आई थिंक इन सब में जो हुआ है कि ग्रोथ नीचे आई है और इन कंपनीज़ की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अर्निंग्स भी गिरी है और साथ में पी मल्टीपल भी गिर गया है, तो तीनों चीज़ों पे इन स्टॉक्स को मार पड़ी है। मेरा ये मानना है कि जब ये थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज होगा, इन सब कंपनीज़ ने, क्योंकि लास्ट 2-3 साल इनके लिए टफ रहे हैं, काफ़ी ज़ोर से कॉस्ट कटिंग वगैरह करी है, तो अगर ये ग्रोथ वापस आती है, समझिए 10-12-15% पे ग्रोथ इनकी वापस आती है, तो अर्निंग्स इनकी काफ़ी ज़ोर से काफ़ी ज़्यादा, उससे ज़्यादा रेट से चल सकती है। और फिर बाज़ार में ये पी रेशो, जो इसको हम पी री रेटिंग कहते हैं, वो भी एक कंडीशन बन सकती है। उसके लिए ज़रूरी यही है कि एक बार ये जो करंट माहौल है ये थोड़ा सुधार हो
और लोग थोड़ा सा 2-3 साल के व्यू से कंपनीज को देख सकें, तो इन सब कंपनियों में एक बहुत बड़ा मूव मेरे हिसाब से। आज अगर ऐसे किसी स्टॉक में पैसे लगाने हैं, कितने गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए कि आज हम लेंगे 3 साल के व्यू से लेंगे तो यहाँ से कितना नीचे जाएगा तो डरेंगे नहीं? मेरे ख्याल से 10 से 15% या 20% मैक्सिमम इनमें होना चाहिए। जो बहुत अभी भी जिनका पी बहुत हाई है वो शायद थोड़ा ज़्यादा गिर सकते हैं, क्योंकि फॉरेनर के पास ज़्यादातर वो स्टॉक्स हैं और अगर उनको रिडेम्पशन आता है तो वो स्टॉक ज़रूरी है कि वो बेचेंगे ही है। पर ये जो सेकेंड लाइनर बोले या उनको बोले कि जिन जो स्टॉक्स जो पार्टिसिपेट नहीं करे हैं लास्ट 1 साल की, जो मार्केट में जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है और वैल्यूएशन बहुत कम है, मेरे ख्याल से 10, 15, 20% से ज़्यादा इसमें अब नीचे जाना नहीं चाहिए। तो आप इनमें खरीदारी कर रहे हैं? हम लोग थोड़ा इसमें पोजीशन हम लोगों ने इन सेक्टर्स में बढ़ाई है। कौन से सेक्टर से? जैसे सब सिक्लिकल सेक्टर्स जैसे हैं, ऑटोज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में थोड़ा क्योंकि उसमें अभी भी प्रॉब्लम्स काफ़ी है। हमारे बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर वैसा ही है। थोड़ा सा पोजीशंस हम लोगों ने रियल एस्टेट में भी बनाया है। सो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे ख्याल से काफ़ी जगह हैं। एंड इंडिया की एक खासियत ये हमेशा ही रही है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बॉटम अप बेसिस पे देखिए तो अक्रॉस सेक्टर्स बहुत अपॉर्चुनिटी रही है। सो एक तरफ तो आपके पोर्टफोलियो में फार्मास्यूटिकल, कंज्यूमर, आईटी, एक्सपोर्ट से जो भी जिसमें नीचे जाता है उसमें अपॉर्चुनिटी है ही है, और ये मेरे ख्याल से ठीक ठाक करते रहना चाहिए। और दूसरी तरफ जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी जिसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, और इसलिए हो सकता है हमको थोड़ा टाइम इसमें बैठना पड़े, बट क्योंकि ये इतने सस्ते हैं 2-3 साल के व्यू से मेरे ख्याल से ये जो इकोनॉमी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी। ऑटो के सेल्स के नंबर देखकर तो हिम्मत नहीं होती कि इस सेक्टर में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये आज का जो शेयर्स का भाव है वो यही दिखा रहा है कि करंटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जो है। पर ये सब हमने जैसे देखा है ये सब सिक्लिकल है। जब 20% से डीग्रोथ होती है तो फिर कहीं आके 1-2 साल के बाद जाके 20% से ग्रोथ भी होनी शुरू हो जाती है। तो यही अपॉर्चुनिटी है जब आपके पास क्राइसिस है, जब आपके बिजनेसेस अच्छा नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये बिजनेसेस सर्वाइव करेंगे, अच्छा करेंगे लॉन्ग टर्म में, जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इससे अच्छा टाइम मिलेगा नहीं। हमको ये मालूम ज़रूर है कि हम बॉटम कभी पकड़ नहीं सकते, पर जब कोई अच्छी कंपनी टेम्पररी प्रॉब्लम में है, बिकॉज या तो सिर्फ अपनी कुछ वजह से या फिर इकोनॉमी की वजह से, वो नॉर्मली देखा गया है बेस्ट टाइम होता है कंपनी को खरीदने के लिए। अगले 2-3 साल के बाद उसमें बहुत अच्छा पैसा बनता है। 2 सेक्टर जो आपने चुने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, इसमें तो शायद कोई भी बाजार में इस समय नज़र नहीं डालना चाहता, क्योंकि वहाँ पे रेगुलेशन से रिलेटेड या कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे काफ़ी इशू आ रहे हैं। हाँ, सो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपना सारा पैसा आज इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट क्योंकि ये सस्ते हैं डाल दीजिए। आपको बहुत सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। बाज़ार ने आपको लास्ट 4 साल में यही दिखाया है कि जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है और या जहाँ पे रेगुलेटरी ओवरहैंग बहुत ज़्यादा है, उन कंपनीज़ में आप बहुत सारा पैसा खो सकते हैं। सो आपको बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि किस कंपनी में वो ओवरहैंग कम है, कहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो गया है, कहाँ पे एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत कम है, कहाँ पे बैलेंस शीट लेवरेज ज़्यादा नहीं है, फॉरेक्स लूट। सो कंपनीज तो बहुत सारी हैं, पर खरीदने के लिए थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इम्प्रूव होता है, आगे जाके इंटरेस्ट रेट कम होता है, थोड़ी ग्रोथ इकोनॉमी आती है और पॉलिसीज़ इम्प्रूव होती है। सो मेरा मानना ये है कि इन दोनों सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ अभी फ़िलहाल कम दिखती हैं, पर हैं ज़रूर, पर आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ेंगी। क्योंकि आपने ये कहा कि जो पिछले साल 1.5 साल से परफॉर्म नहीं करने वाले सेक्टर्स हैं उन पे नज़र डालने की ज़रूरत है, तो जो परफॉर्म कर रहे हैं उनसे आप अपना एक्सपोजर अब कम करेंगे, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी। सो देखिए, हम लोग जिस तरह से पोर्टफोलियो चलाते हैं ऑलरेडी काफ़ी बैलेंस्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा 30% एक सेक्टर में डाल दिया क्योंकि अरे रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, तो ऐसा। सो काफ़ी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो चल रहा है। पर हाँ, कंज्यूमर में जैसे देखें तो हम लोगों ने अपने पोजीशन कम किया है। फार्मास्यूटिकल और आईटी में एक्चुअली बढ़ाया है, बिकॉज करेंसी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो डिपेंडिंग और जो बॉटम अप एनालिसिस आप करिए, जो आपको अगले 2-3 साल में अच्छा करता हुआ दिखता है उस कंपनी में आप एक्सपोजर लीजिए। वही हम काम कर रहे हैं। तो इन सेक्टर्स में लेकिन जहाँ परफॉर्मेंस देखा गया है, क्या अभी भी ऊपर जाने के मौके हैं या वहाँ भी आप कॉन्ट्रेरियन व्यू से अब अपना वेटेज कम कर रहे हैं? सो हम लोग ने कहीं जगह पे हमने वेटेज कम किया है। इनफैक्ट कई कंपनीज का एक्सपोजर पूरा ही किसी फंड्स में निकाल दिया है कि जहाँ पे वैल्यूएशन डज नॉट मेक सेंस। सेक्टर्स में जैसे कंज्यूमर है, उसमें कुछ स्टॉक्स में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, हम लोगों ने एक्सपोजर कम किया है।
आईटी और फार्मा में जैसे मैंने कहा अभी हम लोगों ने एक्सपोजर कम नहीं किया, बल्कि इनफैक्ट उसको बढ़ाया है। जब से रूपी डिप्रिशिएट होना शुरू किया उसको और बढ़ाया है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन 6 महीना पहले पूछे तो किसी ने नहीं कहा था कि रूपी 65 हो जाएगा। तो जैसे जैसे डेटा आया है, जैसे जैसे रूपी का मार्केट मूव हुआ है, उस तरह से हम लोगों ने पोर्टफोलियो में चेंजेस किए हैं। तो ये आपकी जो स्ट्रैटेजी है इस समय, ये मार्केट की एक रीबैलेंसिंग को और एक रेंज बाउंड मार्केट को ध्यान में रखकर है, या आपको लगता है कि यहाँ से एक अच्छा डायरेक्शनल मूव भी अगले 12 से 18 महीने में मिलेगा? हाँ, सो हमारा व्यू यही है कि अगले 12 महीना बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन के एकदम बाद का माहौल होगा, पर 2 से 3 साल के बीच में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। उतना अगर किसी का टाइम होराइजन हो तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हो गए हैं, और ये ज़रूरी है कि जो सेक्टर्स जहाँ पे ये वैल्यूएशन है वहाँ पे आप धीरे धीरे, एकदम से एक ही दिन नहीं, पर धीरे धीरे 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने में अपनी वो पोजीशन बढ़ाते जाइए, और वही पोजीशन हम लोग अपने फंड में भी देखते हैं। तो 2 साल में आप मार्केट को कहाँ देखते हैं? बहुत मुश्किल सवाल है। मैं तो सिंपल ये बोलता हूँ कि आप अपने हिसाब से समझिए कि क्या इस बाज़ार का जो एक पी रेंज होना चाहिए, और उसको आप लगा लीजिए अर्निंग्स किधर होंगी, तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी मूव आ सकती है। जैसा मैंने कहा, अगर जीडीपी में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट आया 2 साल के बाद, अगर जीडीपी 6% के आसपास, मैं तो 8% जो कि हम लोगों का एस्पिरेशन है उसकी बात ही नहीं करता हूँ, अगर 6% भी आ गया, स्टेबिलिटी आ गई, और जो लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है वो स्टेबल हो जाता है। बैंक जैसे आपने खुद कहा, सम ऑफ द बैंक, कुछ लोग 0.3, 0.4 बुक पे भी हैं, अगर वो नॉर्मलाइज होकर 0.8, 0.9, 1 बुक पे भी चले जाएं और अर्निंग्स उनकी रहें, तो कुछ कुछ स्टॉक्स में तो आप देख सकते हैं कि 100% भी मूव हो सकती है, या 150% भी मूव हो सकती है, अगर वो स्टेबिलिटी आ जाए। मैं तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। वो आ जाएगी तो फिर तो जैसा आपने 2003 से 2007 में देखा, मार्केट्स ने कितनी बड़ी मूव दी, पॉसिबिलिटी उस तरह की भी बन जाती है। पर जिस तरह का माहौल है, आई थिंक टू एक्सपेक्ट 50-60%, 70% की मूव 2-3 साल में, ऐसा मेरा एक्सपेक्ट मानना है कि होनी चाहिए। इंडेक्स में? जी हाँ। तो आप 27-28 हज़ार के करीब का इंडेक्स देख रहे हैं? वो मैं नंबर आप आपने तो परसेंटेज दिया। हाँ, देखिए वो नंबर, हम लोग नंबर के हिसाब से नहीं देखते, हम लोग तो इंडिविजुअल, हमारा प्रोसेस जो है वो एकदम बॉटम अप है। हम लोग तो इंडिविजुअल कंपनी का शेयर का भाव का अनुमान लगाते हैं कि अगले 18 से 24 महीने में ये कंपनी का हमारे हिसाब से फेयर वैल्यू क्या होता है, और वो एनालाइज करिए तो बहुत सारी कंपनियों का वैल्यू जो है करंट भाव के हिसाब से काफ़ी ऊपर आता है। तो आपको मल्टी बैगर्स मिल रहे हैं मार्केट में? मेरे ख्याल से कई मल्टी बैगर्स होंगे बाजार में। अब कितने हम पकड़ पाते हैं वो हम वो तो देखेंगे, पर हाँ, कुछ उम्मीद तो है कि कुछ तो मिलेगा। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, आई थिंक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस वक्त बाजार में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने। थैंक यू वेरी मच।